व्यूअर्स, वेलकम टू शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 6 रिलेटेड टू डिफ्यूजन एफ्यूजन और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के रिलेटेड उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन बायोलॉजी में आपने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज सिंपली कॉल्ड डिफ्यूजन। मगर हम यहाँ पे डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफ्यूजन क्या होगा जी? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल होता है। सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन होता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली जब वो मूव करते हैं तो चेंज डायरेक्शन और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो एंड के ऊपर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी एग्जांपल को आप कैसे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, अब इसके एग्जांपल को कैसे जस्टिफाई करेंगे? फर्स्ट किया आप क्या करते हैं, परफ्यूम लेते हैं। परफ्यूम को जब एक कॉर्नर ऑफ द रूम में या आप एयर फ्रेशर लेते हैं तो उसको अगर एक कॉर्नर ऑफ द रूम में सिर्फ स्प्रे करें तो पूरे रूम में उसकी परफ्यूम सेपरेट हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि वो पूरे रूम में सेपरेट, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल हैं रेंडमली मूव करते हैं, वो डायरेक्शन चेंज करते हैं दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ कलाइड करके डायरेक्शन चेंज करने के बाद ओवरऑल पूरे रूम में वो स्प्रेड कर जाते हैं। आपके बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, क्लोज कंटेनर है जिसमें एक पार्टीशन है और दो डिफरेंट गैसेस हैं। फर्स्ट क्या यहाँ पे NO2 गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कोई भी गैसेस आप डिफरेंट ले सकते हैं। मैं ये कहता हूँ ये सर्कुलर शेप की हैं और ये जो हैं ये टोटल डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं। ठीक है, जब आप इस पार्टीशन को ख़त्म कर दें तो आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। सर्कल ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डॉट्स बीच में ऐसे करके घूम रहे होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद बात आती है एफ्यूजन की। एफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल मूव करते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? हायर प्रेशर से टूवर्ड लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर। ये बात होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें एक्चुअली जो बेसिक फेनोमेना क्या हो रहा है कि एस्केपिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल थ्रू अ वेरी स्मॉल होल। और स्मॉल होल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो स्मॉल होल इस साइज़ का होना चाहिए कि गैस का पार्टिकल उसमें से आराम से गुजर सके। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद पार्टिकल एस्केप होना चाहिए थ्रू अ वेरी स्मॉल होल। और जो तीसरी बात ये है कि पार्टिकल जो हैं वो निकलते किस वजह से हैं? एस्केपिंग टेंडेंसी की वजह से। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बुनियाद के ऊपर, जैसे कि हमने डिफ्यूजन में बात की, वहाँ पार्टिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बुनियाद के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मगर यहाँ पे पार्टिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेस के ऊपर नहीं जाते, बल्कि जाते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस और ड्यू टू देयर टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग। टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग से क्या मुराद है? देखिए, एक पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो पीछे वाला उसके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप की होती हैं, वो भी बाहर आता है, उससे पीछे वाला, उससे पीछे वाला, इस तरह करके वो एक कतार में सारे बाहर हो रहते हैं। इसको कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो यहाँ से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एफ्यूजन कब होगा? जब एक पार्टिकल प्रेशर ग्रेड डिफरेंस की वजह से एक स्मॉल होल से दूसरे तरफ जाते हैं, तो और किसी रीज़न की वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी की वजह से जाते हैं। दिस इज ऑल ओवर द एफ्यूजन। एफ्यूजन की एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दी हुई है। एफ्यूजन की एग्जांपल जो है उसको आप देख लें। टायर जब पंक्चर हो जाता है, टायर पंक्चर, ये एफ्यूजन की एग्जांपल है। उसके अलावा बैलून पंक्चर। अगर कभी आपने देखे बर्थडे पार्टीज होती हैं तो कई बार एक बैलून को आप फिल करते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद वो बैलून दोबारा सूख जाता है। उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि बैलून पंक्चर हो जाता है, तो पंक्चर होने की वजह से उसमें से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल हो रही होती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाद हम देखेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है जी कि इसमें हम एक्चुअली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी और मोलर मास के हिसाब से देखते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है रेट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ये कहता है जी
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो गैसेस होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये इसकी स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो 1/√ऑफ द डेंसिटी, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी ख़त्म किया जाता है उसकी जगह हम के एक कांस्टेंट लगाते हैं तो अंडर रूट डेंसिटी उसी तरह, और r इंटू अंडर रूट डी इक्वल टू के। ये इक्वेशन जो है ये बॉयज जो सॉरी ये जस्टिफाई करती है ग्रेम्स लॉ को। प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑलवेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कि ग्रेम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जस्टिफाई करती है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और ग्रेम्स लॉ क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर दो डिफरेंट गैसेस ले लें, एक गैस जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, उसकी डेंसिटी जो है अंडर रूट D1 है तो इक्वल टू के। दूसरी गैस R2 है और उसकी स्केल डेंसिटी जो है वो D2 है और के। हमने कहा जो मर्जी गैस हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी का रिलेशन से डेंसिटी के ओवरऑल जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। तो दो डिफरेंट गैसेस के लिए क्योंकि के दोनों साइडों पे सेम है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये R2 मल्टीप्लाई बाय ये दिस इज अ मल्टीप्लाई साइन अंडर रूट D2। रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक साइड पे लें R1 R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर अंडर रूट D1। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, ये D2 इधर रहेगा और ये इधर आके डिवाइड होगा। अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ से हमने क्या सीखा कि दो डिफरेंट गैसेस के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि तमाम गैसेस के रिलेटेड हमें डेंसिटी मालूम नहीं होती। तो डेंसिटी के रिलेशन के हिसाब से हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना कभी डिफ़िकल्ट होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करने से पहले हमें डेंसिटी को फाइंड करना होता है, इसलिए हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए कि हम सिंपली रिलेशन को देखें और हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। इसके लिए उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन को मज़ीद सिंपल करने के लिए उसने ये कहा कि वी ऑलरेडी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू PM ओवर RT, और इस रिलेशन के मुताबिक डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। तो इस हिसाब से R1 ओवर R2 किसके इक्वल हो जाएगा M2 ओवर M1। तो इस रिलेशन के मुताबिक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली रिलेटेड टू नॉट ओनली डेंसिटी बट आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, क्योंकि गैस हैवी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अगर गैस जो है वो लाइटर होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसको हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इसको देखते हैं तो फिर हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आया ये बात इसी तरह से है या नहीं। ठीक है, कि जी इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपली क्या करें, एक 100 सेंटीमीटर जो लंबी है वो एक ट्यूब ले लें। 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब ले लें, एक तरफ कॉटन दें, कॉटन को अमोनिया के अंदर डिप करें और इधर सॉक कर दें, सॉक करके इधर फिट कर दें, और दूसरी साइड पे कॉटन में HCl को में कॉटन को डिप करके इधर कर दें। अब HCl का मास है 36.5, अमोनिया का मास है 17। अब अमोनिया जो है वो यहाँ तक, क्योंकि अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा क्योंकि लाइटर मास वाली गैस है, तो अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HCl गैस का। तो जब हम देखेंगे RHCl और डिवाइडेड बाय R अमोनिया इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया, बल्कि ये सॉरी फॉर दैट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इधर अमोनिया का देखेंगे NH3, इधर HCl और इधर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ अमोनिया। जब ये हम देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट अगर इधर वैल्यू पुट की जाए तो हमने बुक में भी देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया का जो है वो 59.5 है, जबकि HCl का 40.5 है। अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन इसलिए ज़्यादा है कि अमोनिया एक राइटर गैस है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये 59.5 ओवर 40.5 और यहाँ 36.5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 17 अंडर रूट, तो यहाँ से आंसर 1.46 इक्वल टू 1.46। तो यहाँ से हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि ओवरऑल जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो गैसेस होगा ये ऑब्वियस बात है
कि वो ये वैल्यू बिल्कुल सेम इसलिए आ रही है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जस्टिफाई हमने किया था कि जो प्रोडक्ट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो रेशो होगी मोलर मास के भी इस बात है वही रेशो होगी। अगर इन वैल्यूज़ को अगर इस टर्म में हम देखें तो RnH3 मल्टीप्लाई अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl, तो जो वैल्यू आएगी वो के सॉरी बाय NH3। इसी तरह RHCl को अगर हम देखें और मोलर मास ऑफ HCl देखें तो भी हमारे पास की वैल्यू, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और मेमोराइज करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह।